नमः संस्कृताय। जय माता दी। आइए सभी बच्चों का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय संधियाँ पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारी स्वर संधि पूर्ण हो चुकी थी। व्यंजन संधि के भी कुछ पार्ट पढ़ा चुके थे, जिसमें से पहला भेद था हमारा इष्टुत्व संधि। दूसरा भेद था बच्चों इष्टुत्व संधि। तीसरा भेद था जसत्व संधि। फिर जसत्व संधि के दो भेद थे, पदांत जसत्व और अपदांत और अपदांत। बच्चों, तीन भेद व्यंजन संधि में हमने आपको बताए। चौथा भेद आज पढ़ाना है। तो बच्चों, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि पिछले भाग में हमने आपको क्या क्या बताया, या फिर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो उसको हम पुनः रिवीजन करवा दें। तो बच्चों, हमने आपको बताया था जसत्व में तृतीय वर्ण होना। जसत्व संधि का मतलब होता है तृतीय वर्ण होना। तृतीय वर्ण होना जसत्व संधि होती है। जैसे हमने बताया वागीसः, इसका यदि हम विच्छेद करेंगे तो वाक प्लस ईसः, का के स्थान पर बच्चों गा हो जाएगा और ये बन जाएगा वागीसः। ये हमारा पदांत जसत्व संधि है, जिसको हम झलाम जसवंते कहते हैं, जिसका सूत्र होता है झलाम जसवंते। इतना बच्चों आपको समझ में आ गया? रिवीजन में समझ में आ रहा है ना? मतलब झलाम जसवंते संधि जसत्व संधि का सूत्र है, और ये पदांत स्वर का पदांत का भेद है, पदांत संधि का सूत्र है। और अपदांत का सूत्र है कि जो अपदांत जसत्व संधि होती है झलाम जस झसी। उसका एक उदाहरण आप दो लोग देखिए। झलाम जस झसी का, जैसे क्रुद्धा, जैसे क्रुद्धा। तो ये आपको हमने बताया था ना, क्रुद्धा, बुद्धा, रिद्धि, सिद्धि, ये कोई भी शब्द आ जाए तो ये कौन है? अपदांत जसत्व संधि। इसका सूत्र होता है झलाम जस झसी। तो अब झल वर्ण प्रत्याहार वर्ण के स्थान पर जस प्रत्याहार आता है, ये तो आपको पता है सूत्र के द्वारा ही। तो इसमें क्रुद्धा है तो क्या होगा? क्रू प्लस क्रुद्ध। इसका हम विच्छेद जब करेंगे बच्चों, तो इसका विच्छेद करेंगे क्रुद्ध प्लस धा। समझ गए बच्चों? अब आप देख रहे होंगे ना कि जो ये हमारा धा है, ये हमारा कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है। इसके स्थान पर क्या आएगा? तीसरा वर्ण आएगा। तो ये तीसरा वर्ण जब आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा क्रुद्धा। अब ये धा जो है दा के नीचे आ जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, तो क्रुद्धा। समझ गए बच्चों आप? यदि कहीं समझ में ना आए तो पुनः बताना। आपको याद आ रहे होंगे ना उदाहरण? देखिए, जैसे बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, क्रुद्धा, युद्धा, वृद्धि इत्यादि शब्द हमारा झलाम जस झसी का है, और ये अपदांत जसत्व संधि का है, या जसत्व संधि का दूसरा भेद था। इसके बाद में बच्चों आपको आता है आपका पहले वाले के कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे देखो, जगदीशा, ता के स्थान पर दास देश
जगदीशः जगतधनीशः सुबन्तः अजन्तः चित्रानंदः दिगंबरः खड़ानंद, ये सब है ना। तो चित्ता के जगह में दादेश चिदानंद चित आनंद, अच अंत अजंत, सुप अंत सुबंत, ये मतलब जो अक्षर होगा उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाना। ये हमारा है पदांत। पदांत जसत्व संधि। अब बच्चों हम आज आपको बताएंगे मो अनुस्वारा अर्थात अनुस्वार संधि। आज आपको हम पढ़ाएंगे इसका अगला भेद। जैसा कि बच्चों आप देख रहे होंगे और हमने बताया भी कि ये हमारा चौथा प्रकार है। किसका? व्यंजन संधि का। हल संधि का ये चौथा भाग है। हल संधि का, व्यंजन संधि का ये चौथा प्रकार है, भेद है। ठीक है बच्चों। और ये संधि का उपभेद है। संधि के अंतर्गत 3 भेद थे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, अच, हल और विसर्ग। स्वर संधि हमारी पूर्ण हो गई थी जिसके 8 प्रकार हमने बताए। और व्यंजन संधि का ये चौथा प्रकार है अनुस्वार संधि, जिसका सूत्र होता है मो अनुस्वारः। यदि इसकी हम सूत्रानुसार और परिभाषा निकालेंगे तो हो जाएगा मह अनुस्वारः, अर्थात माँ का अनुस्वार हो जाना। पदांत माँ वर्ग को आगे व्यंजन वर्ण होने पर अनुस्वार हो जाता है। बहुत ही सरल है, बस आपको यह देखना है हमारा वो क्या हो, पद। पद के अंत के बाद पदांत, पद के अंत के बाद व्यंजन वर्ण होने पर वो हमारा माँ हो जाएगा, तो वो क्या होगा, अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि हमारा जो पद होता है, जैसे रामम, ये हमारा पद हो गया। रामम गच्छति, तो ये रामम गच्छति जो लिखा है, ये जो माँ है इसका हम क्या कर देंगे, अनुस्वार। और अनुस्वार करने के बाद रामम गच्छति। जैसे हरिम वंदे, हरिम ये हमारा क्या है, पद है। और वंदे ये वह हमारा क्या है, व्यंजन है। माँ के बाद व्यंजन आया तो बस इसको कुछ नहीं करना, अनुस्वार के रूप में रखकर और हरिम वंदे। ये संधि अधिकांशतः साहित्यिक भाषा में तो बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता ही है। कोई भी शब्द लिखना, कोई भी साहित्य लिखना, कोई भी अनुवाद करना, उसके बाद अब यदि वो पद है, पद के अंत में माँ आ रहा है तो उसका अनुस्वार कर दिया जाता है। बच्चों आपको हमने बताया है हर प्रत्येक संधियों में जो आप लोग पूछते हैं ट्रिक बताया है। इसका ट्रिक बस यही है जिसको हम अंक की बिंदी बोलते हैं, जिसको हम बचपन में हम लोगों ने जब व्यंजन का ध्यान किया या व्यंजन का हमको सीख मिली, व्यंजन का ज्ञान मिला, तब हमने इसको क्या पढ़ा था, अंग से अंगूर। तो यही हुई है, वही अंग से अंगूर वाला वही बिंदी है। इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, अनुस्वार। इसी को हम अनुस्वार बोलते हैं। इसको हम यहाँ पर साहित्य भाषा में, संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अंग से अंगूर पढ़ा है, अंग से वही अंगूर वाला। तो अंग से अंगूर में जो गा के ऊपर अंगूर, जैसे एक सेकंड आप देखिए, आप लिखेंगे अंगूर, ठीक। और हम दूसरा बताएं आपको उदाहरण, जैसे है व्यंजन। और फिर इसके बाद में जैसे पंपा, या चंपा कर लो, चंपा, जैसे चंपा। अब देखिए, अगर यहाँ हम अंगूर ऐसे लिखे हैं तो केवल हम अनुस्वार लगाए हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये माँ है। ये जो है ये माँ नहीं है हमारा, ये हमारा अंगूर अशुद्ध ऐसे लिखा जाता है, अंगूर। और ये जो अंगा है, ये अंगा भी हमारा नासिका वर्ण है, और ये गा वर्ण के होने की वजह से इसका पंचम वर्ण हो जाता है। देखिए जैसे ये जा चा वर्ग का है
तो पंचम वर्ण इया हो गया। पा हमारा माँ है। जब इसको हम चंपा वैसे 2 वर्णों में लिखेंगे अनुस्वार के रूप में, अनुस्वार के रूप में जब हम लिखेंगे तो चंपा किस में आ जाएगा, इस तरह से आएगी बिंदी। लेकिन ये जावर हमारा जो जा शब्द है ये चा वर्ग का है, इसलिए यहाँ पर इया बनेगा। ये पा हमारा यहाँ पर अनुस्वार है, ये पा का पंचम वर्ण होता है माँ, तो ये माँ बनेगा। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर पंचम वर्ण बनते हैं। और ये अंगूर हमारा, अंगूर में जो है देखो अंगा का बना हुआ है। तो इस तरह से हर एक शब्दों में वर्ण के तरह से कि हमारा वर्ण का वर्ग का है तो पंचम वर्ण अंगा, चा वर्ग का है तो इया। जैसे व्यंजन, आप व्यंजन संधि लिखते हैं तो व्यंजन आप अगर अनुस्वार में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर इसको शुद्ध रूप से मतलब कि सभी अक्षर इसमें व्यक्त करना है तो ये सभी अक्षर की वजह से यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इसमें इया कैसे आया, यहाँ तो ना कर देना चाहिए, माँ कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना और माँ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर भी एक संधि है और यहाँ चा वर्ग का जा अक्षर है और चा वर्ग का हो जा होने की वजह से यहाँ पर पंचम वर्ण चा वर्ग का लगेगा। तो बच्चों इसमें जो है वो सिर्फ किसका है, जो पद हो, पद में आए हुए शब्द हमारे शब्दों के बाद यदि कोई व्यंजन आता है उसके बाद में वो अनुस्वार कर दिया जाता है। पद अगर आपको नहीं पहचानते, देखिए ये हमारा शब्द है, राम हमारा क्या है, शब्द है, लेकिन रामा हमारा पद है, समझ गए, जिसमें हमारे प्रत्यय जुड़े जाते हैं, सु और जस, अम और सस। तो ये हमारे टा भ्याम भिस, ये जो जितने 21 प्रत्यय होते हैं, ये प्रत्यय जुड़ने के बाद ये हमारी जो प्रक्रिया हुई है इसमें बहुत सारे सूत्र लगते हैं। रामः, सब रामः का रूप यदि राम सिर्फ इतना हल करना है, इसमें कई संधियों या कई संधियों के सूत्र निहित हैं, तब ये जाके प्रत्यय जुड़कर रामः शब्द बनता है। तो रामः में क्या लगा, राम, ये हमारा जो है अगर ऐसे लिखा है तो ये हमारा शब्द है, क्या है बच्चों, शब्द। और हमारा पद बनना है तो ये क्या हो गया, पद। रामः, रामम, रामेन, रामाय, कोई भी रूप का कोई भी 21 प्रत्यय हैं, 21 प्रत्यय में कोई भी आ जाए तो वो हमारा पद कहलाता है, जिसमें से केवल आपको द्वितीय विभक्त एक वचन को ही याद करना है, अर्थात द्वितीय विभक्त एक वचन में ही माँ आएगा। तो जिसमें रामम आ जाएगा, रामम, हरिम, इस तरह से जितने भी वर्ण होंगे ये हमारा पद बन जाएगा। पद के आगे, इसी के आगे जब हमारा कोई व्यंजन वर्ण आएगा, जैसे रामम, बंदे, तो ये हमारा क्या हुआ, वह हमारा क्या है, व्यंजन। तो इस रामम को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे अनुस्वार के रूप में लिखकर रामम बंदे, हरिम बंदे, इस तरह से बच्चों हल करना है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पद। पद आप नहीं समझ पा रहे तो इस समझ लीजिए शब्द रूप का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप मिलेगा। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। यदि आप समझ पा रहे होंगे देख लीजिए, हरिम बंदे, नदीम, नदीम था और इसमें बिंदी रख दिया गया, त्वम करोसि, रामम नमामि। तो इस तरह से आप कोई भी वर्ण व्यंजन का यदि बाद में आता है और इस तरफ आप देख रहे होंगे जो माँ है इसका क्या हो गया है, अनुस्वार, और इस सभी में द्वितीय विभक्ति एक वचन है। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जो मैथ वाले बच्चे होते हैं ना ऐसे करके लिख लेते हैं, है ना, कि द्वितीय विभक्ति है ये एक वचन है। आ गए समझ बच्चों। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप ये दिख रहा है, उसके आगे कोई भी व्यंजन वर्ण है वहाँ पर हमारी अनुस्वार संधि होती है। उसका सूत्र होता है मो अनुस्वारः, माँ के स्थान में अनुस्वार कर देना, मो अनुस्वारा हो गया, हमारी अनुस्वार संधि बन गई। तो बच्चों आप इसी तरह से और भी उदाहरण हल कर लीजिए। इसके बाद वाली फिर अगली संधि हम आपको बता लें, बहुत ही सरल संधियां हैं, बहुत सरल संधियां हैं। देखिए हमने आपको पहली संधि में बताया सा और चा, ठीक है, सा के स्थान पर सा
और इसके और ता स्थान के स्थान पर चा वर्ग, फिर ये सा और टा वर्ग, ठीक है ना। इसके बाद में तीसरा वर्ण, समझ में आ गया। इसके बाद में अनुस्वार। बस देख कितना सरल है। पहली संधि में क्या था, सकार और चकार होना, दूसरी संधि में सकार और टकार होना, तीसरी संधि में व्यंजन का तीसरा वर्ण होना, चौथी संधि में माँ का अनुस्वार होना, माँ शब्द पद के माँ को अनुस्वार के रूप में लिख देना, स्पष्ट कर देना। ये हमारी 4 संधियाँ हो गई। अब अगली संधि आती है आपकी 5वीं संधि, जिसको हम कहते हैं लत्व संधि। लत्व संधि का सूत्र होता है बच्चों तोरली। लत्व आप देख रहे होंगे, सूत्र लिखा है तोरली, तो लिह, अर्थात ता वर्ग के स्थान पर ला वर्ण होना। ता वर्ग, वर्ग में 5, ये याद रखना। ता वर्ग के स्थान पर ला वर्ण होना। जैसे आप लिखते हैं ना उज्ज्वल, उज्ज्वल आपने लिखा तो यहाँ पर क्या होगा, उत प्लस ज्वल, और ता का क्या हो गया बच्चों, जा, उज्ज्वल। अच्छा वो सॉरी, इसका उदाहरण जैसे उल्लेख, तो उत धन लेख, उत प्लस लेख, फिर ता के स्थान पर क्या होगा, ला, तो क्या हो जाएगा, उल्लेख। उल्लेखनीय है, होता है ना। तो ये पर तोरली, ता के स्थान पर देखो सूत्र आप पढ़ लीजिए, और यही यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, स्पष्टीकरण के से ही आप वो सूत्र के द्वारा सूत्र की परिभाषा और उसी में छुपा जो आप ट्रिक से पहचानते हैं, वो ट्रिक सूत्र में ही छुपी रहती है। ता का ला होना, लत्व संधि ये नाम है, ता का ला होना, किसी भी तरीके से समझ लीजिए। ता का ला होना, ता वर्ग का ला वर्ण होना तोरली कहलाती है। और बस इतना ईजी है। और इसके बाद में जो आप उदाहरण 2-4 आप लिखें, और पहचान के लिए हम बता दें 2 ला जरूर होंगे, संधि में 2 ला होंगे, विच्छेद में ता वर्ग होगा। यदि इसका कोई विच्छेद है तो ता वर्ग होगा, ता वर्ग हो उनके स्थान पर ता के स्थान पर आपको ला लाना है, बस तोरली है। और ये ला है, 2 बार ला है, वहाँ पर तोरली संधि लत्व संधि होती है। जैसे बच्चों आप देख रहे होंगे तल्लया, तल्लया, अब इसका विच्छेद होगा तद प्लस लया। फिर आप ये दा है हमारा, तो इसका क्या हो जाएगा, ला। अब यहाँ पर जब तल हो गया फिर लया हो गया, तो यहाँ पर ये क्या शब्द बन जाएगा, तल्लया। तल्लयः, तल्लीनः, विद्वान लिखति। अब देख लीजिए एक अलग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, और इसमें बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। क्योंकि देखिए विद्वान लिखति, आप जो यहाँ पर विद्वान लिखति देख रहे हैं, तो ये अंक की बिंदी है और ये ला है। आप ये जानते हैं ना कि ये अंक की बिंदी हमारा हमेशा अनुस्वार किस में आता है, मालूम है ना आपको, हमेशा अनुस्वार आता है किसमें, स्वर में, ठीक है ना। अब ये हमारा अनुस्वार है, अब इसका जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विद्वान, और इसी में भेद होते हैं उसी का, विद्वान लिखति। अब ये अंक की बिंदी हमारा क्या है, ना है, क्या है, ना है। ना हमारा कौन सा वर्ण है, ना हमारा आपका ता वर्ग का पंचम वर्ण है, ता वर्ग का
पंचम वर्ण हमारा ना है। और ता वर्ग का कोई भी वर्ण दिखे वहाँ पर तोरली होता है। ता वर्ग का कोई भी वर्ण दिखे वहाँ तोरली होता है। किस पर? विच्छेद में। यहाँ पर विच्छेद में ता वर्ग का क्या है? ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ला। अब यहाँ पर ला हो जाने पर विद्वान लिखति रूप बन जाएगा। अब विद्वान लिखति में विद्वान आपने ये देखा कि इस पहचान में बस यही ले आओ, ये क्या है हमारा? ता वर्ग। ता वर्ग के स्थान पर ला। और यदि पूरा शब्द लिख कर आएगा इस प्रकार से, विद्वान लिखति, तो ये आपको 2 ला दिखे, हमने आपको बताया था ट्रिक में ना, 2 ला एक साथ दिख जाएं या फिर विच्छेद में ता वर्ग का वर्ण दिख जाए, वहाँ पर तोरली संधि होती है, वहाँ पर लत संधि होती है, जिसका सूत्र होता है तोरली, जिसकी परिभाषा हो समझ लो कि ता वर्ग के स्थान पर ला वर्ण होना। ता वर्ग अर्थात 5 के स्थान पर ता, था, दा, धा और ना, ये 5 वर्ण के स्थान पर क्या बन जाएगा? ला। समझ गए बच्चों? स्वर विहीन होने से स्वर विहीन ही यह रहेगा। समझ गए? तो ये हमारा क्या हो गया? तोरली संधि का उदाहरण। और इन उदाहरणों को बच्चों और स्पष्ट करते रहना। बच्चों, तल्लयः, तदलीनः, उल्लेखः, उल्लासः इत्यादि शब्दों को आप स्पष्टीकरण से हल करें, उनको पहचानें। जितने आगे बढ़ेंगे संधि उतनी ही सरल होती है। पहली संधि कह दो फिर कठिन थी क्या? कठिन का मतलब पहली संधि में यदि आपको आने लगता है तो आप उन चीज़ों को समझने लगते हैं। जैसे आप प्रत्याहार समझ गए, अब हमने कह दिया कि झल का जस होना, अब हमको तो इतना बताना है कि झल को जस होना। अब झल क्या है ये आप समझ गए, जस क्या है ये भी आप समझ गए, तो झल का जस आप कर लेंगे, पहचान हो गई। लेकिन ये जब आप यही नहीं समझेंगे तो आगे संधि कैसे समझ पाएंगे? तो है ना। तो अब जैसे ता का ला होना, अब हमने कह दिया ता वर्ग का क्या हो रहा है? ला होना, ये क्या होता है? लत्तो संधि। और ता वर्ग का ला हो जाता है तो ता वर्ग कौन होगा? ता, था, दा, धा, ना, 5। इन 5 वर्णों के स्थान पर केवल एक ही वर्ण आएगा, ला। जहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है कि हमारे 2 ला हैं, वहाँ पर लत्तो संधि होती है। किस पर? संधि पर, अर्थात पूरे शब्द पर। और जहाँ विच्छेद में, जब विच्छेद होगा तो पहले पद में ता वर्ग का कोई भी अक्षर, कोई भी वर्ण होगा और उसी के स्थान पर आपको ला कर देना है, तुम्हारी संधि स्पष्ट हो गई। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही। आपने आज 2 प्रकार पढ़ लिए, दोनों संधि, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, तो एक संधि लेकर पढ़ा रहे हैं। आज की संधि तो वो और भी बस ता वर्ग के स्थान पर ला लाना था, मतलब, तो हमने सोचा इसको भी आज बता दें। तो बच्चों आपकी मेहनत तो सर्वोपरि है। यदि आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो कभी आप निराश नहीं होंगे, यह मेरा वादा है। आप प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए, कभी ना मन को निराश कीजिए। तो आप प्रयास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। संस्कृत प्रैक्टिस मांगती है, जैसे मैथ प्रैक्टिस मांगती है, वैसे संस्कृत, कहीं आप कुछ पढ़ रहे हैं, उसका उदाहरण आ रहा है, आप उसको अंडरलाइन करिए और स्पष्ट कीजिए। चाहे वो संधि हो, समास हो, कारक हो, प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, आपका वही निराकरण या आपकी वही स्पष्ट करने की विधि, हल करने की विधि आपके मन मस्तिष्क में बिल्कुल बैठ जाएगी। आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा, कहीं पर भी आपको कुछ भी बोलना हो, लिखना हो, हल करना हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके आगे फिर हम आगे बताएंगे अगले दिन। आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमः संस्कृताय। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।